हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाय एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अपेडा का जो करंट ईयर में आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसके पेपर के बारे में हम कंप्लीटली बात करेंगे यहाँ पर। ओके, 2025 का जो हमारा पेपर रहता है, फिर से जो इसकी नोटिफिकेशन रिलीज की गई और ये एग्जाम आपका दोबारा से कंडक्ट होने जा रहा है। तो इससे पहले जो एग्जाम जो आपका पूछा गया था, जो पेपर आपको जो है यहाँ पर एक तरह से दिया गया था, उसमें जो है कौन से क्वेश्चन और किस तरह के और किस लेवल के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे, वो कंप्लीट हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। यानी कि जो आपका वो एग्जाम हुआ था, कंप्लीट उस पेपर को एनालाइज हम करेंगे। मेजर फोकस हमारा यहाँ पर आज की क्लास में रहेगा कि हम जो अपेडा अपेडा का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, अपेडा एक्ट हो गया, या इसके अलावा जो एग्रीकल्चर और कंसर्न सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपका सेक्शन दिया रहता है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए थे, उन 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी के जो आपके 20 अदर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उनको हम फिलहाल के लिए रहने देंगे। और आपका मेजर जो हमारा यहाँ पर कंसर्न रहेगा वो रहेगा आपका एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट के ऊपर, और साथ ही साथ आपका अपेडा और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे कंप्लीटली पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि आपका ये जो एग्जाम पेपर हुआ था, तो इसमें जो है जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले अगर हम देखें, हमने एक अलग वीडियो में भी जो है डिस्कस किया इसके बारे में कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंसेस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। और वो डिफरेंसेस थे इस तरह के कि क्वेश्चंस जो है काफी टफ लेवल के हमें यहाँ पर देखने को मिले, बिल्कुल डीप कंटेंट से हमें जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। यानी जो प्रीवियस पेपर में हमने देखा कि कुछ एग्रीमेंट के बारे में हमें पूछा गया था, एग्रीमेंट के बारे में कुछ जनरल चीजें पूछी गई थी, कौन सी कंट्री के बीच एग्रीमेंट चलता है, कुछ ऐसी चीजें पूछी गई थी। बट इस एग्जाम में हमने देखा कि एग्रीमेंट के अंतर्गत भी आपसे एग्रीमेंट में कौन सा सेक्शन रहता है, कौन सी धारा रहती है, ठीक है, उसमें कौन सी रेगुलेशंस रूल्स वगैरह चलते हैं, वो सारे उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ नोटिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उन पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। और कुछ एग्रीकल्चर के और एग्रीकल्चरल जो लाइफ स्टॉक सेक्टर हमारे पास देखने को मिलता है, उसमें जो है कुछ यहाँ पर वेटनरी साइंस के भी कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। और उम्मीद करते हैं कि शायद अब की बार जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको शायद ना मिले और ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको ना मिले, क्योंकि पेपर फिर से कंडक्ट करवाया जा रहा है और जो वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई थी वो फिर से फिल की जाएं। तो इसलिए उम्मीद है कि इस बार जो लेवल रहेगा एग्जाम का थोड़ा इससे बेहतर रहेगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं, देखिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे यहाँ पर जो हमसे पूछे गए थे इस एग्जाम में, और उनको कंप्लीटली जो है यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और अपेडा रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले शुरुआत जो है यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास बिल्कुल जनरल लेवल का क्वेश्चन था। स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने शुरुआत तो काफी अच्छी की थी, शुरुआत बिल्कुल जो है इन्होंने एक तरह से इजी लेवल के क्वेश्चन से की थी, जो बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन रहता है अपेडा रिलेटेड। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इन विच शेड्यूल ऑफ अपेडा एक्ट हैज बासमती राइस बीन इंक्लूडेड फॉर एक्सपोर्ट रेगुलेशन। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि जो बासमती राइस अभी अपेडा एक्ट के किस शेड्यूल के अंतर्गत जो है वो एक्सपोर्ट के लिए एक तरह से रखा गया है। तो देखिए हम जानते हैं कि दो शेड्यूल हमारे पास अपेडा एक्ट के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, शेड्यूल फर्स्ट हो गया, शेड्यूल सेकंड हो गया। तो अगर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है क्या होते हैं अपेडा के अंतर्गत जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड है और उन्हें क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अकेला जो बासमती राइस है वो सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत आपका आता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अदर प्रोडक्ट शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे, बट सेकंड शेड्यूल में अकेला बासमती राइस हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना आपने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था एज पर द पब्लिक नोटिस नंबर 52 बाय 2024-2025 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। यानी एक नोटिफिकेशन का एक पब्लिक जो नोटिस इन्होंने रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, उसकी यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन नंबर मेंशन किया गया है। और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो आपका अपेंडिक्स 4J देखा गया, ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं देखिए इस हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर की, सबसे पहले जान लेते हैं कि हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर होता क्या है। तो देखिए जो हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर है ये डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा जो है एक तरह से रिलीज की जाती है। ओके, जो आपका हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स रहता है किसके द्वारा रिलीज की जाती है, डीजीएफटी के द्वारा जो है ये रिलीज की जाती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। ठीक है, डीजीएफटी के द्वारा जो है ये रिलीज की जाती है। अब अगर हम बात करें कि इस बुक में होता क्या है, तो इस बुक के अंतर्गत जो है आपके जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेटेड रेगुलेशंस, रूल्स,
ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर इंक्लूडेड रहती हैं। ओके, और अगर हम बात करें जो 2023 की ये जो बुक थी, इसमें जो है आपके कितने रहते हैं, 11 चैप्टर्स हैं। कितने इसमें, 11 चैप्टर्स जो इसके अंतर्गत है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो ये आपने ध्यान रखना है। 11 चैप्टर्स हैं, DGFT के द्वारा जो है ये रिलीज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही इंडिया के ऑफिशियल गैजेट में अगर हम देखें तो ये कहां पर पब्लिश होता है भाई, वहां पर देखा जाए तो पार्ट 1 सेक्शन 1 के अंतर्गत, ठीक है। पार्ट 1 सेक्शन 1 के अंतर्गत जो है ये पार्ट 1 एंड सेक्शन 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत जो ऑफिशियल गैजेट है भाई, ठीक है, जो गैजेट है, ऑफिशियल गैजेट है इंडिया का, उसके अंतर्गत जो है क्या की जाती है, ये पब्लिश की जाती है ये बुक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती है इसके बारे में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, देखिए इसके बारे में, कि यहाँ पर ऐसे कौन से प्रोडक्ट, ऐसा कौन सा था, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जिसकी एंट्री को जो क्या किया गया था, यहाँ से डिलीट किया गया था, यानी उस प्रोडक्ट को जो एक तरह से हटा दिया गया था। तो ऐसा कौन से प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन में था आपके पास कि कैश्यू कर्नल्स, आलमंड फ्लेक्स हो गया, पिस्टेचियो होल हो गया, या इसके अलावा देखा जाए तो वॉलनट इन एनी फॉर्म। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो वॉलनट, और वॉलनट किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फिर प्रोसेस्ड फॉर्म में हो, चाहे वो फिर होल फॉर्म में हो, या वो जो है एक तरह से शेल्ड फॉर्म में हो, वो जो है क्या किया गया है, बाहर जो है किया गया है इस लिस्ट से, ठीक है। तो वो ध्यान रखना आपने। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द करंट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप ए पोस्ट इन अपेडा। हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, ठीक है, प्रीवियस पेपर के डिस्कशन के टाइम भी हमने इसके बारे में बात की थी। जो सैंक्शन पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह के ग्रुप्स जो है रहते हैं यहाँ पर अपेडा के अंतर्गत। एक हो गया ग्रुप ए, फिर हो गया ग्रुप बी, और फिर हो गया ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप ए, बी एंड सी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो पूछा गया है, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, कि ग्रुप ए में कितनी पोस्ट जो है सैंक्शन रहती है अपेडा के अंतर्गत। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है 41 है, 23 है, या 60 है, या 42 है। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, 3 ग्रुप में जो है पोस्ट फिल की जाती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। जिसमें अगर हम ग्रुप ए की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 41 पोस्ट ये किसके अंतर्गत है, ये ग्रुप ए के अंतर्गत है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, आपका कौन सा रहेगा, जो 42 पोस्ट है, ठीक है, 42 पोस्ट आपका ग्रुप बी के अंतर्गत है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रुप सी के अंतर्गत जो है 60 पोस्ट जो है यहाँ पर स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। ग्रुप ए में 41 हो गया, ग्रुप सेकंड में जो है आपका ग्रुप बी में 42 हो गया, और ग्रुप सी में जो है 60 पोस्ट जो है यहाँ पर रहती है, स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है। तो ये रहता है। इसके बाद देखिए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव अ रीजनल ऑफिस ऑफ अपेडा। जैसे कि अगर अपेडा के रीजनल ऑफिसेज की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, यानी कि अपेडा के जो रीजनल ऑफिसेज रहते हैं, जहां जहां अपेडा क्या करता है, फंक्शंस करता है, या उसके जो स्टेट लेवल को या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एक एरिया को वो कवर करता है उस रीजनल ऑफिस के थ्रू, ठीक है। तो इसकी अगर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो रीजनल ऑफिसेज है अपेडा के कंप्लीट कंट्री में, ठीक है, होल कंट्री में, वो कितने हैं, 16 है, ठीक है, 16 है। कितने हैं भाई, 16 है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, बट ज्यादातर पिछली बार भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन देखा था जहां पर एक्सक्लूजन के लिए दिया गया था, यानी कि 3 इनमें से ऐसे जो हैं एरियाज हैं या ऐसी जगह हैं जहां पर जो है ऑफिसेज हैं, एक ऐसी जगह जहां पर नहीं है। तो इनसे ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। तो ध्यान रखना, 16 जो है कंप्लीट रीजनल ऑफिसेज हैं, 16 है। और कहां पर नहीं है भाई, भोपाल में है भाई, कोची में भी है, इसके अलावा वाराणसी में भी है। कहां पर नहीं है, जयपुर में जो है रीजनल ऑफिस अपेडा का एस्टेब्लिश अभी तक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की, व्हाट अप्रोच डज द मेगा फूड पार्क स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉलो द इंटीग्रेट वेरियस स्टेक होल्डर्स इन फूड प्रोसेसिंग। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो मेगा फूड पार्क योजना का नाम आपने एक सुना होगा, जो चलती है एक योजना, इस योजना का अगर हम बात करें यहाँ पर कि काम क्या है, फायदा क्या है, ये करती क्या है ये योजना, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, इसके अलावा जो मार्केट में बेचने वाले लोग हैं, और इसके अलावा जो प्रोसेसर्स हैं जो बीच में प्रोसेस करते हैं चीजों को, ठीक है, यानी कि कंप्लीट वैल्यू चेन में जो हमारे पास पर्सनल्स रहते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोसेसर और मार्केट पर्सनल्स, उन सभी को आपस में क्या करता है, मिलजुल कर काम करने के लिए जो है एक तरह से ये इंटीग्रेट करती है ये स्कीम्स, ठीक है।
यानी एक तरह से आपका क्या करेगी, ये ग्रुप में जो है उनको लाएगी और वो ग्रुप फिर अपने हिसाब से क्या करते रहेंगे, जो उनका काम रहेगा वो जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेगा फूड पार्क स्कीम है, ये अभी की अगर हम बात करते हैं, देखिए इस स्कीम के बारे में अगर हम अभी की बात करें तो ये जो है 1 अप्रैल 2021 से जो है एक तरह से बंद कर दी गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, अब ये चल नहीं रही है स्कीम, बट जो मेगा फूड पार्क इसके अंतर्गत बनाए गए हैं वो रन कर रहे हैं भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए आपके टोटल नंबर ऑफ पार्क की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में जब ये स्कीम आई थी तो सैंक्शन किए गए थे कितने, 41, जिसमें से अभी जो ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल कितने हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ऑपरेशंस कितने हैं यहाँ पर जो करंटली वर्क कर रहे हैं, तो 15 जो है यहाँ पर, सॉरी 25, ठीक है, 25 कैसे हैं, ऑपरेशनल है, यानी कि जो करंटली अभी भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है भाई, कितने हैं भाई, 25 जो है यहाँ पर ऑपरेशनल है, 41 जो है कंप्लीट ये थे। ठीक है, और इस स्कीम की अगर बात करें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो है अप्रैल 2021 से, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, 1 अप्रैल 2021 से, ओके, ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2021 है। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है एक तरह से बंद कर दी गई है स्कीम, बट जो ऑपरेशनल है वो अभी तक जो है यहाँ पर करंटली क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि वो करंटली सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि किस तरह की अप्रोच को ये फॉलो करता है, जैसे मैंने पहले बताया कि बिल्कुल समूह में आकर के जो है यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्रोसेसर्स, प्रोड्यूसर्स और जो मार्केट पर्सनल हैं वो आपस में मिलजुल करके काम करते हैं। तो ये कैसी अप्रोच होती है, आपकी क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच रहती है। ठीक है, ये कैसी है, क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री व्हाट इज द मिनिमम टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फूड प्रोसेसिंग यूनिट विद इन वन एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, यानी कि कोई एक एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है। ठीक है, एक एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है, अगर वो क्या करना चाह रहे हैं भाई, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है क्या करना चाह रहे हैं, एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है, एक ग्रुप है, जो एग्रो प्रोसेसिंग जो पर्सनल्स है उनका एक ग्रुप है, वो जो है एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाह रहा है। तो उस प्रोसेसिंग यूनिट को लगाने के लिए जो मिनिमम टोटल इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए वो कितनी रहती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 10 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़ या 25 करोड़, कितनी इन्वेस्टमेंट की जो है यहाँ पर जरूरत रहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखने वाली चीजें हैं, कोई समझने वाली ज्यादा चीजें नहीं, याद रखने वाली चीजें कि कितने अमाउंट जो है मिनिमम अमाउंट वहां पर होना चाहिए, तो 25 करोड़ रुपीज है। आगे देखिए, which two sanctions sorry sections which two section of the Coffee Act 1942 were repealed in the Class Cess Law Repealing and Amending Act 2006। देखिए कॉफी एक्ट आया था, कब आया, तभी ये आया था आपका 1942 में। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस इसके अंतर्गत थे, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो 1942 में आया ये जो कॉफी एक्ट था, जब इसके बाद एक और एक्ट आया, जब इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया, तो 2006 में एक एक्ट आया था। ठीक है, कौन सा रहता, द सेस लॉज रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट। उसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें से कोई दो ऐसे सेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन में जो हटा दिए गए थे, यानी कि उनके अकॉर्डिंग अब काम नहीं होगा, वो जो है या तो चेंज कर दिए गए थे या कंप्लीटली जो है हटा दिए गए थे। ठीक है, 2006 के एक्ट में, तो वो आपको बताना है कौन कौन से वो सेक्शंस थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सेक्शन 11 और 13, 8 और 10, 5 और 7 या 9 और 12। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, वो है आपका यहाँ पर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 13। ठीक है, कॉफी एक्ट का सेक्शन 11 और सेक्शन 13 जो है 2006 के इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, बाहर किया गया, हटाया गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन सेक्शन में था क्या भाई, तो अगर बात करते देखिए यहाँ पर सेक्शन 11 की, तो सेक्शन 11 के अंतर्गत थी कि जो कॉफी बोर्ड है वो अपने आप में ही क्या थी, लाइसेंस गिविंग अथॉरिटी थी। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, उसको हटाया गया भाई। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो सेक्शन 13 है, यानी जो कॉफी बोर्ड के चेयरमैन होंगे उनको कौन जो है एक तरह से यहाँ पर चयनित कर सकता है। ठीक है, उनके चुनाव किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, कैसे उनको चयनित किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड सेक्शन था सेक्शन 13। तो इनमें जो है चेंज किया गया और इनको जो है क्या किया गया, हटाया गया इस एक्ट के अंतर्गत 2006 के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो पूछा जा रहा है आपसे कि अकॉर्डिंग टू चैप्टर 6 ऑफ द अपेडा रूल्स विच ऑर्गेनाइजेशंस स्टाफ आर गिवन द ऑप्शन टू जॉइन द अथॉरिटी। देखिए यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर में भी आपसे सिमिलर यही क्वेश्चन पूछा गया था, बट वहां पर पूछने का तरीका कुछ और था। वहां पर क्या पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, जब 2024 के क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर पूछा गया था कि अपेडा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पे जो है एक तरह से बनाया गया। यानी कि जब अपेडा बना तो उसने किस ऑर्गेनाइजेशन को या किस बॉडी को उसने रिप्लेस कर दिया और फिर अपेडा उसकी जगह काम करने लग गया। तो सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। यानी कि जब अकॉर्डिंग टू चैप्टर 6 अपेडा रूल्स जो दिए गए हैं, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके स्टाफ को जो है ये एक तरह से परमिशन थी कि वो जो है अपेडा अथॉरिटी को ज्वाइन कर सकता है। तो किसकी होगी भाई, जिसको जो है रिप्लेस करके अपेडा बना वही तो अपेडा में फिर काम करने आएंगे, ऐसा नहीं कोई नई नियुक्तियां होंगी भाई। ठीक है, क्योंकि अपेडा का फिर नाम बदल करके और पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर बदल करके, सेटअप बदल करके जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया अपेडा को। ठीक है, तो वो कौन सी रहती है भाई, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन रहता है, ये ध्यान रखना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। वो है आपका प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, क्या है ये, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ओके, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि इस काउंसिल को रिप्लेस करके जो है अपेडा बनाया गया था, और अपेडा में भी जो है यहाँ से जो पर्सनल्स रहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर ऑफिसर्स थे वो जो है अपेडा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात करें, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 यानी अपेडा एक्ट 1985, जिसे हम जो है एक्ट सेकंड ऑफ 1986 भी कहते हैं, ठीक है, वाज द अमेंडमेंट टू इंक्लूड डी ऑयल्ड राइस ब्रांड। यानी कि इस अपेडा एक्ट के अंतर्गत किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है डी ऑयल्ड राइस ब्रांड को जो है इंक्लूड किया गया एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट में। ऑप्शन दिए गए हैं सेक्शन 5 के अंतर्गत, सेक्शन 7 के अंतर्गत, सेक्शन 3 के अंतर्गत, या लास्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है सेक्शन 9 के अंतर्गत। जैसे कि हम जानते हैं अपेडा एक्ट है, अपेडा एक्ट के अंतर्गत हमारे पास 2 शेड्यूल देखने को मिलते हैं और उनमें हमें जो है अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी शेड्यूल के अंतर्गत जो है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या करे जाते हैं, रजिस्टर जो है यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो आपका ये डी ऑयल्ड राइस ब्रांड है इसको भी इंक्लूड किया गया था, और इसको इंक्लूड किया गया था सेक्शन 3 के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा यहाँ पर। कौन सा है, सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है इसको इंक्लूड किया गया। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर जो है टफ लेवल के हमें देखने को मिले, बट कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर थे बहुत ही अलग लेवल के जो है देखने को मिले। मतलब कि इस सिलेबस को देख करके कोई सोच नहीं सकता था कि उस तरह के क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 4 ऑफ द अपेडा रेगुलेशंस 1986, हाउ मेनी क्लियर डेज इन एडवांस मस्ट नोटिस फॉर एन ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी बी सेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर पूछी जा रही है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपेडा विनियम 1986 के विनियम 4 के अनुसार प्राधिकरण की साधारण बैठक के लिए केंद्र सरकार को कितने स्पष्ट दिन पहले जो है सूचना भेजी जानी चाहिए। कि यानी कि अपेडा क्या कर रहा है, अगर कोई अपनी एक पर्टिकुलरली मीटिंग हेल्ड कराना चाह रहा है किसी भी मुद्दे से संबंधित हो, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो कितने दिन पहले उसको करना ही पड़ेगा, यानी कि ये कंपलसरी है कि एक उसके लिए टाइम पीरियड ये रहता है कि इतने दिन पहले उसको जरूर क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है बताना पड़ेगा, स्पष्ट तरीके से जो है सूचना देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिए 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, 10 दिन पहले, या इसके अलावा जो है 21 दिन पहले जो है मीटिंग के सूचित करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अपेडा के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 हफ्ते पहले। ठीक है, यानी कि 14 स्पष्ट दिन यहाँ पर रहेंगे, 14 क्लियर डेज। ठीक है, यानी कि 14 दिन पहले अगर आप मीटिंग करना चाह रहे हैं 14 दिन बाद, उसके 14 दिन पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, विच फीचर एमंग द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाय द एग्री एक्सचेंज पोर्टल ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट हेल्प फॉरेन बायर कनेक्ट विद इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर। यानी कि हमने बात की थी इस पोर्टल के बारे में, हमने पढ़ा था एग्री एक्सचेंज पोर्टल, यानी कि जहां पर जानकारियां हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट की जानकारियां देख सकते हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर की जानकारियां देख सकते हैं, कौन से देश से है, कंप्लीट ट्रैकिंग वगैरह हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर ट्रेसनेट वगैरह अदर प्लेटफॉर्म रहते हैं हमारे पास।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए तो जो एग्री एक्सचेंज पोर्टल है अपेडा का, तो ये फॉरेन जो खरीदार रहते हैं, यानी कि जो भारत से चीजों को खरीदेंगे, तो जो फॉरेन कंट्री के जो खरीदार हैं, बायर्स हैं, वो कैसे जो है एक्सपोर्टर के साथ यहाँ पर लिंक करते हैं, या कैसे उनके बारे में अच्छे तरीके से जान पाते हैं, उनके कनेक्शन होने का यहाँ पर एकमात्र जरिया क्या है, जो एग्री एक्सचेंज पोर्टल द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, फार्म इंस्पेक्शन सर्विसेज, या लोकल फार्मर लिस्ट वहां पर अवेलेबल है भैया एग्री एक्सचेंज पोर्टल पर, या सॉइल हेल्थ कार्ड वहां पर अवेलेबल रहता है, या एक्सपोर्टर डायरेक्टरी वहां पर अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक्सपोर्टर डायरेक्टरी, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसके प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है मेंशन रहती है, ठीक है, एग्री एक्सचेंज पोर्टल के अंतर्गत, जिससे जो खरीदार है वो कंप्लीट जानकारी जो है एक्सपोर्टर के बारे में वहां से ले सकता है, देख सकता है, ठीक है भाई। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एनवायरमेंटल गोल बिहाइंड अलाउइंग रिसाइकल्ड पीईटी इन फूड पैकेजिंग एज पर एफएसएसएआई 2025 रेगुलेशन, ठीक है, यानी कि 2025 की जो एफएसएसएआई की रेगुलेशन रहती है, उसमें क्या मेंशन किया गया था, अलाउ किया गया किस चीज को, जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक है भाई, ठीक है, एक तरह से हम इसे क्या कह सकते हैं, रिसाइकल्ड प्लास्टिक कह सकते हैं, पॉलीइथाइलिन टेरिफथैलेट जो रहता है हमारे पास, ठीक है, जो प्लास्टिक का एक तरह का क्या है, घटक है, ठीक है, जो प्लास्टिक है एक तरह का। तो यानी कि जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स होगी, ठीक है, वाटर प्लास्टिक बॉटल्स, कंटेनर हो गए प्लास्टिक के, जो हम यूज करके जो है एक बार यूज करके फेंक देते हैं, तो उनको जो है फूड ग्रेड के प्लास्टिक में कन्वर्ट करके फिर से जो है पैकेजिंग में, फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो इसके लिए एफएसएसएआई ने 2025 में परमिशन दी है, ठीक है, किसके लिए परमिशन दी है, रिसाइकल्ड पीईटी के लिए, ठीक है, यूज किया जा सकता है भाई इसको फूड ग्रेड के प्लास्टिक में बदल करके, ठीक है, फूड ग्रेड के प्लास्टिक में बदल करके, यानी कि जो फूड के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। अब क्यों ये किया गया, क्यों जो है ये परमिशन दे दी गई, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, कि इससे जो है क्रॉप वेस्टेज कम होगी, दूसरा है कि इससे केमिकल का इंपोर्ट कम होगा, तीसरा है कि यहाँ पर मेटल कंटेनर बैन किए जाने हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये जो पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक है इसको जो है एक तरह से यूज करने की जो एक तरह से रेगुलेशन दे दी गई, अलाउ कर दिया गया, या मिनिमाइजिंग प्लास्टिक वेस्ट। जैसे मैंने पहले आपको बताया, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यूज किसे किया जाता है, जो यूजेबल प्लास्टिक, या जो हमने एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है, जैसे पानी की बोतल होगी या कोई और प्लास्टिक का कंटेनर होगा जो हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, तो उनको जो है एक तरह फिर से रिसाइकल किया जाता है, ओके। तो यानी कि अब वो जो ऐसे ही अगर वो रहता पड़ा रहता तो वो वेस्ट कहलाता, बट उस वेस्ट को रिसाइकल किया जा रहा है, यानी कि उससे क्या होगा, जो प्लास्टिक वेस्ट जो बढ़ना था वो क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मिनिमाइजिंग प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, इससे कम हो जाता है, क्योंकि हम उसको यूज कर लेते हैं रिसाइकल करके, फिर से पैकेजिंग में इस्तेमाल में उसे लाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात करते हैं, व्हाट इज द फिक्स्ड डेट यूज्ड बाय एफएसएसएआई ईच ईयर फॉर एनफोर्सिंग न्यू लेबलिंग रेगुलेशन, यानी कि हर साल जो नई लेबलिंग रेगुलेशन जो है एफएसएसएआई रिलीज करता है, उसके लिए एक फिक्स डेट क्या है, किस दिनांक में, किस तिथि में जो है वो रिलीज करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी क्वेश्चन रहता है भाई, फूड वाले बच्चे हैं तो आप सभी को ये पता जरूर होना चाहिए, ठीक है, क्या है, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को हर साल क्या करती है एफएसएसएआई जो है लेबलिंग रेगुलेशंस, न्यू लेबलिंग रेगुलेशन जो है क्या करती है, रिलीज करती है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ अपेडा, ठीक है, सिंपल सी बात है, अपेडा के चेयरमैन को जो है कौन अपॉइंट करता है, कौन उसकी नियुक्ति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट, और द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है चेयरमैन के बारे में, तो चेयरमैन की नियुक्ति तो कौन करता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कौन करता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब अगर हम अपेडा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, अगर हम वहां पर देखते हैं, या आप भी अगर एक बार जरूर देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है, वहां पर हमें देखने को मिलता है जो 3 मेजर पर्संस जो यहाँ पर रहते हैं, एक तो चेयरमैन हो गया, इसके अलावा डायरेक्टर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा सेक्रेटरी हो गया, 3 जो मेजर पर्सन हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इनमें अगर देखा जाए तो देखिए जो चेयरमैन है, चेयरमैन तो हमने यहाँ पर देख लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको क्या करती है, अपॉइंट करती है। पहले वेबसाइट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, वेबसाइट के अकॉर्डिंग क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो आपका ये चेयरमैन होगी इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, जो डायरेक्टर रहेंगे अपेडा उनको अपने आप अपॉइंट करेगा, और इसके अलावा जो सेक्रेटरी रहते हैं उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। बट अगर हम बात करें यहाँ पर जो
इनकी एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है लेटेस्ट जो 23-24 की फाइनल एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट रिलीज की अपेडा ने, उसमें जो है इन्होंने मेंशन किया था कि जो आपका सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर हो या चेयरपर्सन हो, ठीक है, तो वो जो है तीनों के तीनों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पर क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आगे कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, मे बी वेबसाइट पर ठीक कर लिया जाए या मे बी एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में कोई गलती हो तो वो ठीक किया जाएगा और आपको वो कम्प्लीटली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी अगर नहीं होता तो ऐसे क्वेश्चंस में जो है आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलने के जो है चांसेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ तो क्लियर था, बट अगर दूसरा पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया होता कि डायरेक्टर क्या है, तो उसमें कंफ्यूजन रहता है कि अब अपेडा करता है अपॉइंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, क्योंकि अपेडा ने अपनी वेबसाइट पर दिया है कि अपेडा अपने आप डायरेक्टर अपॉइंट करता है और एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में दिया है कि उनके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। और स्टाफ की अगर हम बात करें तो स्टाफ तो अपेडा अपने आप ही क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 20 ऑफ द सार्स प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, जिस सप्टा एग्रीमेंट कहते हैं हम सार्स का, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज within which the committee must make a recommendation from the date on which the dispute was submitted to it। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो सार्स अधिमान्य व्यापार समझौते हैं, ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है सार्स का, इसके अनुच्छेद 20 के अनुसार यदि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ट्रेड में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो विवाद प्रस्तुत किए जाने की तिथि से समिति को अधिकतम कितने दिनों के भीतर जो है सिफारिश करनी होगी। यानी कि अगर किसी भी तरह से अगर देखा जाए कि किसी तरह का जो यहाँ पर मेंबर्स कंट्रीज रहते हैं, मेंबर स्टेट रहते हैं, अगर वहां पर किसी तरह की ट्रेड की दिक्कत आती है तो वो कब तक अपने वहां पर जो है एक तरह से क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशंस जो है ले सकते हैं या उसको सही करा सकते हैं। तो कितने दिनों के अंदर अंदर, यानी कि उन पे डिस्प्यूट लगा हुआ है, कोई विवाद है, कोई ट्रेड सही से नहीं कंडक्ट हो रहा है या किसी रेगुलेशन को जो है सही से फुलफिल नहीं किया जा रहा है, पालना नहीं हो रही है, तो उसके लगभग कितने दिनों के अंदर अंदर उसको उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन एक तरह से देनी रहती है। 30 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 120 दिन हो गए या 180 दिन हो गए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 120 डेज जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना क्या होगा, 120 डेज जो है राइट आंसर रहेगा यहाँ। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, which of the following countries does HortiNet specifically help with compliance for horticultural produce export। यानी कि जो हॉटी नेट है, यानी कि यहाँ पर एक तरह से ये सोर्स रहता है हमारे पास, एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म रहता है जिसके थ्रू जो है हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, एक तरह से ट्रेस करते हैं या उसे एक्सपोर्ट करते हैं। कंप्लीट जानकारी जो है उसकी वहां पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इससे देखा जाए तो बागवानी उत्पादों के निर्यात के अनुपालन में विशेष रूप से मदद करते हैं। कौन से देश ऐसे हैं जो हॉटी नेट का फायदा एक तरह से उठा रहे हैं, जिससे भारत को फिर क्या मिल रही है, एक तरह से मदद मिल रही है। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, तो ये है आपका यूरोपियन यूनियन, यूएसए एंड जापान। यानी कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जो यहाँ के लिए जाते हैं ये हॉटी नेट के थ्रू उन्हें एसेस करते हैं, ट्रेस करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया एशियन ट्रेड इन सर्विसेज एग्रीमेंट डील्स विद द विड्रॉल एंड टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत एशियन सेवा व्यापार समझौते का कौन सा अनुच्छेद समझौते की वापसी और समाप्ति से संबंधित है। यानी कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत दिया गया है कि अगर किसी तरह के कोई डिस्प्यूट्स वगैरह या कभी ट्रेड को या इस एग्रीमेंट को तोड़ना हो या बंद करना हो, ठीक है, या एग्रीमेंट जो है ना रखना हो, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि आर्टिकल 21 या आर्टिकल 12 या आर्टिकल 26 या आर्टिकल 34 जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है आपका। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आर्टिकल 34 के अंतर्गत जो है इस एग्रीमेंट को क्या किया जा सकता है, एक तरह से तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैटेगरीज डू पफ्ड स्नैक्स फॉल इनटू। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, इनकी जो फूड कैटेगरीज है, उन फूड कैटेगरीज में जो पफ्ड स्नैक्स है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर है मोजरेला चीज की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, वो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है, या मैराइन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है, या रेडी टू ईट
और रेडी टू कुक यानी कि RTE और RTC फूड के अंतर्गत वो आता है। तो देखिए जो पफ्ड स्नैक है आपने ध्यान रखना है, पफ्ड स्नैक किसके अंतर्गत आते हैं भाई, ये आते हैं रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक फूड के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। RTE हो गया, रेडी टू ईट, एंड RTC हो गया आपका रेडी टू कुक। इसके अंतर्गत जो है पफ्ड स्नैक्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पर एज पर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसे हम NPOP कहते हैं, डॉक्यूमेंट which of the following terms refers to the documented process that tracks the handling, processing and distribution of organic products from farm to final consumer। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर वैल्यू चेन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है भाई यहाँ पर NPOP यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंतर्गत, ऐसी कौन सी जो है एक तरह से कंप्लीट चेन है, ऐसे कौन से कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जहां पर जो है हैंडलिंग के टाइम हो गया तब भी हम देख सकते हैं प्रोडक्ट जो है कहाँ है, किस तरह से बना है, वो सारी चीजें प्रोसेसिंग में ट्रैक किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर जो है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कंज्यूम के जाते हैं, यानी कि फार्म से लेकर के जैसे ये कंज्यूमर तक पहुंचते हैं उसके बीच में जो है इन्हें क्या किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। तो इसके लिए तो हमारे पास ट्रेस नेट रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या रहता है, ट्रेस नेट रहता है। बट ये ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी क्या, ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस है ट्रैक करने की, इसे क्या कहा जाएगा? देखिए इसे क्या कहते हैं, चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे चेन ऑफ कस्टडी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर अंडर द अपेडा फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, जिसे हम जो है अपेडा FAS के नाम से भी जानते हैं, for market development, what is the maximum assistance provided for new market product development through conducting feasibility study। यानी कि देखिए अपेडा के द्वारा एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम चलाई जाती है, यानी कि जिसमें वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जा सकती है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, यानी कि मार्केटिंग या प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दो चीजों के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है अपेडा के द्वारा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी हमारे पास। इसमें ये पूछा जा रहा है कि कंप्लीट एक अगर कोई मार्केट डेवलपमेंट करना चाह रहा है चाहे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाह रहा है तो उसके लिए जो है कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ऑप्शन है 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, या इसके अलावा 20 लाख, या इसके अलावा 50 लाख। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कितना, 10 लाख रुपए जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, पर स्टडी अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 लाख यहाँ पर मिलेगा, यानी कि कोई एक या तो कोई एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाह रहा है, ठीक है, उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, या कोई मार्केटिंग करना चाह रहा है प्रोडक्ट की, उसको 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड प्रोसीजर इफ अ पैक हाउस नीड टू मेक अ चेंज इन इट्स लेआउट, डिजाइन और कैपेसिटी विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट इट गेट द चेंज अप्रूव्ड बाय द अपेडा। यानी कि देखिए अपेडा ने क्या किया, न्यू रेगुलेशन रिलीज की कि जो पैक हाउस है, ठीक है, एक तो पहले से पैक हाउस चल रहे हैं, तो अपेडा ने न्यू गाइडलाइन रिलीज की मान लीजिए, और उन गाइडलाइन में ये दिया गया कि जो पैक हाउस के जो डायमेंशंस थे, उसका जो लेआउट था, डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर था, या उसकी जो कैपेसिटी थी, उसको चेंज कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है। तो उस अकॉर्डिंग फिर जो पैक हाउस है उनको भी उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या लाने पड़ेंगे, चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है आपसे कि जो चेंजेस लाने हैं उनको, वो चेंजेस पहले अप्रूव भी कराने पड़ेंगे। यानी पैक हाउस वाले क्या किए, अपेडा के पास गए, उन्होंने अप्रूव कराया, और जब वो अप्रूव करने के बाद उन्होंने अपने पैक हाउस में चेंजेस कर दिए, फिर जो है अपेडा वापस से उनको एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देगा, जो नया लेआउट उनका तैयार हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर करेगा फिर। तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब वो चेंज करवाना चाह रहा है तो कितने दिनों के अंदर अंदर नोटिफिकेशन के, या ऐसे अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो ऐसे, या कोई नोटिस आता है तो उसके कितने दिनों के अंदर अंदर उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा अपेडा से चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारे पास 60 डेज। ठीक है, 60 डेज जो है आपके पास यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 60 दिनों का समय दिया जाता है अधिकतम, इसके अंदर अंदर उसे अप्रूवल लेना रहता है और चेंजेस लाने रहते हैं। फिर जब चेंजेस आ जाते हैं तो इंस्पेक्शन होती है अपेडा के द्वारा, और फिर जो है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, जो न्यू उसने डिजाइन बनाया उसके अकॉर्डिंग उसको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अपेडास इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस हाउ मेनी मिनिमम ईयर्स ऑफ लीज मस्ट रिमेन ऑन द लैंड यूज्ड फॉर सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड पैक हाउस। देखिए हमने यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देखे कि
अगर FSSAI के क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन साथ में थे, तो वैसे ही देखिए यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है पैक हाउस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन साथ में है। तो ऐसे देखिए यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि अगर कोई पैक हाउस खोलना चाह रहा है या किसी ने पैक हाउस अगर खोला है और वो अपनी पर्सनल रजिस्टर्ड जमीन पर नहीं खोला है, यानी अगर मैं खोल रहा हूँ और मैं किसी से जमीन लीज में लेकर के जो अगर पैक हाउस खोल रहा हूँ, तो मिनिमम कितने समय के लिए मुझे रजिस्टर्ड लीज पे उसे लेना पड़ेगा। समझ गए भाई? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर पैक हाउस कोई खोलना चाह रहा है, यहाँ पर नया पैक हाउस खोलना चाह रहा है और उसके पास अपनी जमीन नहीं है और वो किसी से लीज पर जमीन लेकर के उस जमीन पर खोलना चाह रहा है, तो फिर कितने साल के लिए, मिनिमम से मिनिमम कितने साल के लिए उसको वो लीज पे लेना ही होगा, और वो भी ऐसी वैसी लीज नहीं, रजिस्टर्ड लीज हो, जो डॉक्यूमेंट्री लीज हो, उस पे लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन है 10 साल, 12 साल, 15 साल या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, वो लीज जो रहेगी वो रजिस्टर्ड लीज रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना कैसी रहेगी, वो रजिस्टर्ड लीज पे लेना होगा, और कितने, मिनिमम 15 सालों के लिए उसको उसे रजिस्टर करवाना ही होगा अगर वो लीज पे लैंड ले रहा है। अगर अपना है तब तो कोई नहीं, बट अगर लीज पे ले रहा है तब जो है ये कंडीशन है कि 15 साल तक लेना ही पड़ेगा वो, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू अपेडा गाइडलाइन which ISO standard must a food testing laboratory comply with to be eligible for upgradation assistance। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपली जो आपका लेबोरेटरी और कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी रिलेटेड जो हमारे पास ISO के द्वारा जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया है, वो कौन से स्टैंडर्ड के अंतर्गत हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। यानी कि फूड टेस्टिंग और लेबोरेटरी और कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा आपका रहता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, देखिए ISO 9001 है, ISO 22000 है, ISO 14001 है या ISO 17025 है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं टेस्टिंग कैलिब्रेशन लेबोरेटरी की, तो हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है कौन सा, ISO 17025, ठीक है, जो राइट आंसर रहेगा यहाँ का क्या रहेगा, ISO 17025। अगर बात करते देखिए हम यहाँ पर किसकी, ISO 9001 की, तो कॉमन जो है ISO स्टैंडर्ड है ये, जो किससे रिलेटेड है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। पहले वाला अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ISO 22000, तो ISO 22000 जो आपका ही है किससे है भी, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। किससे है ये, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद जो है दिया गया है आपके पास कौन सा, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं भी, फिर से भी पूछे जा सकते हैं, एक बार पूछा गया तो दोबारा भी पूछे जा सकते हैं भी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, ये सेकंड वाला हो गया, कौन सा, ISO 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें ISO 14001, तो ये आपका एनवायरमेंटल सेफ्टी रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ओके, एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। और यहाँ पर हमने पहले ही बात की, जो ISO आपका 17025 है, ये किससे रिलेटेड है, टेस्टिंग कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से रिलेटेड है। चलिए आगे बात करते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू दी अपेडा सिटीजन चार्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज प्रोवाइडेड विद इन 1 डे। देखिए, जो अपेडा का सिटीजन चार्टर है भाई, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ऐसी इनमें से अपेडा के द्वारा दी जाने वाली कौन सी सेवा है जो विद इन 1 डे प्रोवाइड की जा सकती है भाई, ठीक है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी दिन आपको जो है वो रिलीज किया जाएगा, उसी दिन आपको जो है उसके लिए अप्रूव किया जाएगा। पैक हाउस के लिए अगर रिकॉग्निशन ले रहे हैं तो वो आपको एक दिन में ही अप्रूवल मिल जाएगा, या RCMC सर्टिफिकेट जो है आप रिलीज करवा रहे हैं, या उसी के लिए जो है आपका यहाँ पर मिल जाएगा भाई, जो आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रूव अगर आप करवाना चाह रहे हैं अपने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, पैक हाउस का स्ट्रक्चर अप्रूवल के लिए अगर आपने एप्लीकेशन दिया तो वो एक दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगी, या फिर लेबोरेटरी के लिए आपको एक दिन में ही रिकॉग्निशन मिल जाएगी। तो देखिए, चाहे हम बात करें पैक हाउस की, या बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, या बात करें लेबोरेटरी रिकॉग्निशन की, इनमें तो समय लगता है, काफी लंबी प्रोसेसेस रहती हैं, ये इंस्पेक्शन वगैरह होती है फिर। बट अगर हम बात करते हैं, देखिए जो आपका
रजिस्ट्रेशन है किसके लिए, आरसीएमसी सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। वो आपको विद इन 1 डे जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये विद इन 1 डे आपको जो है प्रोवाइड यहाँ पर किया जाता है अपेडा के द्वारा। आगे देखिए, इन अपेडा एफएएस यानी कि आपका वही फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम होगी, ठीक है, अपेडा की। व्हाट इज द मैक्सिमम असिस्टेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पैक हाउस फॉर एक्सपोर्ट अंडर द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाने के लिए जो है यहाँ पर कितनी वित्तीय सहायता जो है प्रोवाइड की जाती है, अगर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं, तो कितनी अधिकतम वित्तीय सहायता जो है प्रोवाइड कराई जाती है, 100 लाख रुपए की, 200 लाख रुपए की, 500 लाख रुपए की, या इसके अलावा 600 लाख रुपए की सहायता जो है यहाँ पर दी जाती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 200 लाख रुपए, ठीक है। कितनी सहायता दी जाती है, 200 लाख रुपए की सहायता जो है प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट इशूड बाय अपेडा फॉर एचएसीसीपी इंप्लीमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी। जैसे जो आपके एचएसीसीपी की, चाहे वो फिर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाली एजेंसी हो, चाहे एचएसीसीपी को इंप्लीमेंट कराने वाली एजेंसी हो, वो कोई भी जो है इस एजेंसी के तौर पर जो है डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व रहती है और वो अपेडा के अंतर्गत रजिस्टर होती है, यानी अपेडा एफिलेट करता है उनको, अपेडा जो है उनको एक तरह की मंजूरी देता है, एफिलेशन और एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है कि आप जो है एचएससीसीपी के रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। एजेंसीज को जो है ये क्या दी जाती है, ये सर्टिफिकेशन दी जाती है अपेडा के द्वारा। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कितने साल के लिए जो है एक बार की सर्टिफिकेशन उनकी रहती है, फिर उनको रिन्यू कराना रहता है फिर से। यानी कि कोई एजेंसी अगर एचएससीसीपी के लिए रजिस्टर हो रही है अपेडा के अंतर्गत, तो वो जो है आपका कितनी साल के लिए जो है एक बार में रजिस्टर होगी और फिर उसको रिन्यू कराना पड़ेगा सर्टिफिकेट। तो ऑप्शन दिया गया है 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। यानी कि कितने 3 सालों के लिए जो है सर्टिफिकेशन एजेंसीज को एचएससीसीपी के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराई जाती है कि वो एचएससीसीपी को इंप्लीमेंट करा सकते हैं और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं एचएससीसीपी की किसी फूड इंडस्ट्री को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए, एज पर द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स 1986, हु मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्टर्स ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट। देखिए, यानी कि अपेडा रूल 1986 के अकॉर्डिंग ये किसकी जिम्मेवारी वहां पर मेंशन की गई है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि जितने भी एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर हो गया उनका रिकॉर्ड हो गया और साथ ही साथ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट हो गया उनका रिकॉर्ड हो गया, कंप्लीट जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो एक्सपोर्टर जितने भी है जो इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं चीजों को, अपेडा के अंदर ऐसा कौन सा पर्सन, ऐसा कौन सा ऑफिसर है जो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है। चेयरमैन अपेडा का वो करते हैं, या सेक्रेटरी ऑफ अपेडा ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अपने आप ये मेंटेन करती है, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ध्यान रखना है, ठीक है, सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी रहते हैं, देखिए, ठीक है, जो सचिव होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपेडा के जो सचिव रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे, वो जो है एक्सपोर्टर की कंप्लीट जानकारी और डिटेल जो है रखते हैं, रिकॉर्ड जो है उनका रखते हैं। और चेयरमैन का काम क्या रहता है कि कंप्लीट जो अथॉरिटी है वो पर्टिकुलरली क्या करे, सही से वर्क करे, कंप्लीट जो फंक्शनिंग और हेल्दी बिहेवियर ऑफ अपेडा के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। या कोई बड़ी मीटिंग है या अपेडा से जो भी अप्रूवल रहता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का जो भी अप्रूवल रहता है, वो कहाँ से जाता है भाई, वो चेयरमैन से ही अप्रूव होंगी सारी चीजें, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which document must an implementation or certification agency sign as a part of the APEDA recognition process? यानी कि देखिए, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर, वैलिडिटी रिलेटेड एचएससीसीपी की जो एजेंसी है वो सर्टिफिकेशन लेना चाहती है तो कितने समय के लिए, यानी कि एचएससीसीपी के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराएगा अपेडा। वैसे ही एचएससीसीपी हो या कोई दूसरी सर्टिफिकेशन हो, अपेडा के से अगर वो कोई किसी तरह का सर्टिफिकेशन लेना चाह रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एजेंसी, ठीक है, तो उसको जो है अपेडा के साथ जो है कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, इनमें से क्वालिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है साइन करना पड़ेगा उसे अपेडा के साथ सर्टिफिकेशन लेने के लिए, या इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसे साइन करना पड़ेगा, या रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी, एचएससीपी इंप्लीमेंटेशन प्लान साइन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्या साइन करना पड़ता है भाई, अपेडा के अंतर्गत कोई भी अगर रजिस्टर करना चाह रहा है अपनी एजेंसी को या ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन बॉडी के रूप में या सर्टिफिकेशन एजेंसी के रूप में, तो उसको जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है अपेडा के साथ साइन करना रहता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज द टाई अप रेशो बिटवीन मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड इंटीग्रेटेड मीट यूनिट्स और मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स एज पर द रिवाइज्ड अपेडा गाइडलाइंस। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए कि जो टाई अप रेशो क्या है भाई, किसके बीच में, दो पर्सन यहाँ पर दिए गए हैं, एक तो है मर्चेंट एक्सपोर्टर, ठीक है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है भाई, जो व्यापारी क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, एक वो हो गया, और दूसरा यहाँ पर है मीट यूनिट या मीट प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, मीट यूनिट या मीट प्रोसेसिंग यूनिट एक हो गया, और इसके अलावा मर्चेंट एक्सपोर्टर एक हो गया। इन दो पर्संस का या इन दो बॉडीज का क्या जो है यहाँ पर रेशो होना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर कोई एक्सपोर्टर है, अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो मैं कितनी मीट प्रोसेसिंग यूनिट के साथ या मीट यूनिट्स के साथ जो है यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, टाई अप कर सकता हूँ, उनसे प्रोडक्ट ले सकता हूँ, फिर उन्हें एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इसका एक रेशो बनाया गया है कि एक पर्सन कितनों के साथ जो है वहां पर मिलकर के काम कर सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखते हैं कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, यानी कि 1:2। एक जो एक्सपोर्टर है वो दो मीट यूनिट या मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ जो है यहाँ पर टाई अप कर सकता है अपने एक्सपोर्ट को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डायरेक्ट चीजें हैं भाई, ध्यान रखना इन चीजों को। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर द अपेडा रेगुलेशन 1999 व्हाट इज द मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग ऑफ एनी कमेटी विद इन द अथॉरिटी। देखिए कोई भी कमेटी है जो अपेडा के अंतर्गत रजिस्टर है किसी भी काम के लिए, कोई एजेंसी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या सर्टिफिकेशन एजेंसी वगैरह है, अगर अपेडा उनकी मीटिंग करवा रहा है तो उस एजेंसी में से या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में से या उस पर्टिकुलर कमेटी में से कितने मेंबर जो है उस मीटिंग में मिनिमम से मिनिमम प्रेजेंट होने ही चाहिए। ठीक है, कोरम यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, कितने पीपल जो है उस मीटिंग में प्रेजेंट होने ही चाहिए उस एजेंसी से या उस कमेटी से। 1/3 ऑफ द मेंबर की जो टोटल मेंबर है उसके कमेटी के, उसका 1/3 भाग जो है वहां पर होना चाहिए, या 1/2 ऑफ द मेंबर, या 1/4 ऑफ द मेंबर्स, या नन ऑफ द अबव। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/4 ऑफ द मेंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, 1/4 ऑफ द मेंबर्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, यानी कि 1/4 जो उसके मेंबर्स रहेंगे उनको भाग लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई कमेटी है उसमें 12 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो 1/4 कितने हो गए यहाँ पर 3, यानी कि मिनिमम 3 लोग जो है वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए, तब वो मीटिंग जो है कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, अगर कोई मीटिंग बुलाई गई है तो। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, इन केस ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं आपसे। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए इन केस ए अ फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये है फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जब जो है एक फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ट्यूब से होकर के क्या जाता है, पॉलन ग्रेन जाता है, और फिर जो है वो एंट्री करता है ओव्यूल के अंदर, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। ठीक है, अब इसके लिए हमें पहले स्ट्रक्चर समझना होगा इसका कि किस तरह का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर रहता है भाई इसका। तो देखिए ये बात हो रही है यहाँ पर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की, और पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, वो होती है ओवरी में। ओवरी में रहते हैं ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जो है ये कंप्लीट मैकेनिज्म चलता है हमारा। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनल जो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, जो मैकेनिज्म पूछा जा रहा है ये ओव्यूल वाला है। एंट्री तो कहाँ से करेगा, स्टिग्मा के थ्रू करेगा, पॉलन ट्यूब के थ्रू जाएगा, स्टाइल के थ्रू, फिर जो एंट्री होगी, एंट्री के मैकेनिज्म पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो एंट्री होगी वो होगी कहाँ से, देखिए इस तरह का जो है क्या रहता है, ओव्यूल रहता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये बाहर का जो हिस्सा रहता है इसे हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, इंटेग्यूमेंट कहते हैं इसे। इंटेग्यूमेंट यानी कि ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सीड कोट। ठीक है, बीज का आवरण बनाता है ये, सीड कोट तैयार करता है ये। इसके बाद यहाँ पर रहता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ही क्या जाना रहता है, पोलन ग्रेन, या जो पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट है उसको एंटर करना रहता है। ठीक है, पोलन ग्रेन तो नहीं जाता, पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट होते हैं वो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है, देखिए ये नेचुरल ओपनिंग का पॉइंट होता है, ये वाला यहाँ से जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये नेचुरल ओपनिंग वाला हिस्सा है। ठीक है, ये नेचुरल ओपनिंग, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल यानी कि आपने समझ जाना है, माइक्रोपाइल मतलब
नेचुरल ओपनिंग वाला जो हिस्सा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जहां से जो गैमेट है वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, क्लियर है भाई? जो गैमेट है यहाँ से ट्रेवल करता है, इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ओके, ये हो गया माइक्रोपाइल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्या कहा गया यहाँ पर, दूसरा केस यहाँ पर दिया गया। पहला केस दिया गया इस माइक्रोपाइल के थ्रू जो है एंटर करता है जो गैमेट है। दूसरा दिया गया है कि केस बी में कैजियोरेनस स्पीशीज का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि जो पोलन ट्यूब है वो जो है ओव्यूल के अंदर जो जाएगी, इस ओव्यूल के अंदर जो वो एंटर करेगी, वो एंटर करती है चलाजा से। ठीक है, चलाजा कहाँ पर रहता है, बिल्कुल माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट, ये वाली जो हिस्सा आप देख रहे हैं। ठीक है, जो एक कर्व वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, इसे क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। कई बार क्या करता है वो यहां से एंटर ना करके, जैसे इस स्पीशीज में एग्जांपल दिया गया कैजुरिना में, वो चलाजा के थ्रू क्या करता है, यहाँ से पोर बनाता है और इसके थ्रू जो है चलाजा के थ्रू वो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये पूछा जा रहा है कि माइक्रोपाइल के थ्रू होता है तो उस केस को हम क्या कहते हैं, और अगर चलाजा के थ्रू होता है तो उस केस को क्या कहते हैं। तो यहां से हमें पता लगाना है कि वो कौन सा कहलाएगा। तो देखिए, जो रियल वे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो माइक्रोपाइल ही जो है मेजर एंट्री पॉइंट होता है, जो नेचुरल ओपनिंग रहती है एम्ब्रियो सैक में जाने के लिए, ओव्यूल के अंदर जाने के लिए। तो ये क्या कहलाती है आपकी, इसे कहते हैं हम पोरोगैमी। क्या कहते हैं इसे, पोरोगैमी कहा जाएगा। ओके, तो पोरोगैमी तो यहाँ है हमारे पास। फिर बात करते हैं चलाजा से जो जाता है उसे हम चलाजोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएगी, वो चलेजोगैमी कहलाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बॉटनी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया। देखिए, which statement best describe the distinct mechanical principle used by the dehulling and de-seeding units within the tamarind dehuller cum de-seeder? देखिए, जो टेमरिन यानी कि इमली रहती है, इमली में एक तो हो गया कि उसकी बाहर की शेल को हटाने वाली एक मशीन होती है, और इसके अलावा उसके अंदर के जो सीड हैं उसको हटाने वाली मशीन रहती है। तो एक ही मशीन ये काम करती है, जिस मशीन को हम क्या कहते हैं, टेमरिन डीहलर कम डी सीडर। वो उसके बाहर के हल को भी रिमूव करेगा, उसके अंदर जो बीज है उसको भी रिमूव करेगा, ताकि उससे कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो इजिली बनाया जा सके। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो डी हलर उस मशीन के अंतर्गत लगा हुआ है, जो वो डी हलिंग का काम हो रहा है, उसका प्रिंसिपल क्या है। दूसरा पूछा जा रहा है कि जो डी सीडर वहां पर लगा हुआ है उसका प्रिंसिपल क्या है, यानी कि दोनों के सिद्धांत पूछे जा रहे हैं। मशीन एक है, बट जो डी सीडिंग और जो डी हलिंग होती है वो किन दो अलग अलग सिद्धांतों पर जो है यहाँ पर निर्भर करती है, ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ध्यान रखने हैं। और प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है आपके पास ये, तो प्रोसेसिंग में जितनी भी मशीनरीज है, मशीनरीज के जो फंक्शनिंग प्रिंसिपल है वो आपको जरूर याद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं, प्रोसेसिंग ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डीहलिंग यूनिट्स यूजेस बीटर्स टू शेटर द ब्रिटल सेल। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बीटर्स लगे होते हैं, यानी कि चोट मारने वाले जो है कुछ अंदर मेटल के रॉड्स वगैरह लगी रहती हैं, जो क्या करती हैं अपने चोट वाले एक्शन से। ठीक है, इस चोट वाले एक्शन से यानी कि बीटिंग एक्टिविटी से क्या करेगा, उस शेल को तोड़ेगा और चूर कर देगा भाई उसको। और इसके बाद while the de-seeding unit uses a roller and rasp bar to extract the seed, वहीं पर अगर हम बात करें, जो डी सीडिंग होती है, जो बीज निकाले जाते हैं उसे, वो किस तरीके से निकलते हैं भाई, उसमें एक रोलर लगा रहता है और एक रास्प बार लगी रहती है, जो सीड को क्या कर देती है, अलग कर देती है, उस इमली से जो है वो उसको अलग कर देती है। तो इन आधार पर, इन प्रिंसिपल्स पर, सिद्धांतों पर क्या करती है ये मशीनरी जो है वर्क करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर भी नहीं कह सकते बट इसी टॉपिक से जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में भी। सिमिलर देखिए, स्क्वायर सिस्टम, कंटूर सिस्टम, यानी कि प्लांटिंग सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच प्लांटिंग पैटर्न फ्रूट ग्रोअर यूजुअली डू नॉट अडॉप्ट ड्यू टू द डिफिकल्टी इन लेआउट एंड कल्टीवेशन। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि ऐसी क्या डिफिकल्टी आती है भाई। ठीक है, यानी कि एक डिफिकल्टियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं किसानों को, जो फ्रूट प्रोड्यूसर्स हैं, जो अपना बाग बगीचा लगाना चाह रहे हैं, ऑर्चर्ड लगाना चाह रहे हैं, तो इनमें से किस सिस्टम में उनको सबसे ज्यादा कठिनाई आती है, फिर वो उस सिस्टम को अपनाते ही नहीं है प्लांटिंग के। स्केयर सिस्टम है, इजी है, हमें क्या करना है भाई, स्केयर में जो है बिल्कुल स्केयर में हमें क्या करना है, पौधे लगाने हैं। कंटूर सिस्टम हो गया, जहां पर जो पहाड़ियों में अपनाया जाता है भाई, ठीक है, कंटूर लाइनिंग बना करके। फिर आता है क्यूनकंग सिस्टम, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लांट जो है लगा दिया जाता है स्केयर सिस्टम के अंतर्गत।
फिर आता है हमारे पास कौन सा, हेक्सागोन सिस्टम, ठीक है, जहां पर एक षटकोण बनाया जाता है, हेक्सागोन बनाया जाता है। तो देखिए बाकी तो हमें सिंपल लगेंगे बिल्कुल, हमने या तो रेक्टेंगुलर हुआ तो रेक्टेंगुलर भी सही रहेगा, स्क्वायर सिस्टम भी सही रहेगा, क्विंकंस भी सही रहेगा। डिफिकल्टी किस में आएगी, जो हमारे पास ये षटकोण वाला जो है हेक्सागोनल जो सिस्टम है, इसमें डिफिकल्टीज देखी जाती है, इसको फील्ड में तैयार करना थोड़ा टफ काम रहता है, ठीक है। प्रॉपरली इस तरह से पौधे को लगाना भाई तो वो थोड़ा टफ काम रहता है, इसलिए ज्यादातर यही जो रेक्टेंगुलर सिस्टम है या स्क्वायर सिस्टम है प्लांटिंग के, वो ज्यादातर अपनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिफिकल्टी रहती है किसानों को। आगे देखिए, विच ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट चिली सीड्स अगेंस्ट एंथ्रेक्नोज एंड डैम्पिंग ऑफ। एंथ्रेक्नोज और डैम्पिंग ऑफ जो है दो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज मानी जाती है। डैम्पिंग ऑफ तो सभी वेजिटेबल में नर्सरी स्टेज में जो है एक तरह से काफी नुकसान पहुंचाने वाली डिस्ट्रक्टिव डिजीज है। एंथ्रेक्नोज जो है फ्रूटिंग स्टेज में हमें ज्यादातर यहाँ पर देखने को मिलती है, और फ्रूट्स पर जो है इसमें क्या हो जाते हैं, स्पॉट पड़ जाते हैं, फ्रूट सड़ना शुरू हो जाता है, और यही स्पॉट फिर धीरे धीरे बढ़ करके पूरे में फैल जाते हैं। दो अगर छोटे छोटे स्पॉट है वापस में मिल करके पूरे को ब्लाइट में बदल देते हैं एक तरह से, ठीक है। पूरा फ्रूट खराब हो जाता है, पत्तियां खराब हो जाती है, तना खराब हो जाता है। तो इसके लिए देखिए क्या किया जा सकता है, यहाँ पर कैप्टान का यूज किया जा सकता है, ट्राइकोडर्मा से जो है सीड ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बीजोपचार, या सीडोमोनास फ्लोरिसेंस से किया जा सकता है, इमिडाक्लोपिड से किया जाता है। तो इमिडाक्लोपिड तो हो गया हमारे पास क्या भाई, इंसेक्टिसाइड हो गया। कैप्टान और ये हमारे पास क्या रहते हैं, फंजीसाइड रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, राइट आंसर होगा आपके पास है ट्राइकोडर्मा वायरिडी, ठीक है। ट्राइकोडर्मा भी अपने आप में एक क्या है, फंगस ही है, बट ये एंटी फंगल फंगस है, यानी कि दूसरे फंगस को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो ट्राइकोडर्मा वायरिडी से क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में ये रहता है। पाउडर फॉर्म में या तो हम फील्ड में इसकी ड्रेंचिंग कराते हैं, इरिगेशन वाटर के साथ दे देते हैं, या जो है इससे बीजो उपचार किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, जो डैम्पिंग ऑफ और एंथ्रेक्नोज जैसी बीमारियों को दूर करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच फ्रूट इज क्लासिफाइड एज हैविंग वेरी हाई इथाइलिन प्रोडक्शन एक्सीडिंग 100 माइक्रोलीटर C2H2 पर kg पर आवर। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इथाइलिन प्रोडक्शन जो है किसकी ज्यादा रहती है, इनमें से किस फ्रूट की सबसे ज्यादा है जो एक्सीड कर जाती है 100 माइक्रोलीटर इथाइलिन पर kg पर आवर। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए वाटरमेलन, पैशन फ्रूट, ग्रेप और पाइनएप्पल एग्जांपल दिए गए हैं, तो राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर पैशन फ्रूट, ठीक है। पैशन फ्रूट में जो है इन सभी में से सबसे ज्यादा इथाइलिन प्रोडक्शन जो है यहाँ पर देखी जाती है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, देखिए व्हाट इज द रेस्पिरेशन रेट ऑफ मैंगो एंड स्पिनच मेजर्ड एज CO2 रिलीज। देखिए अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर रहेगा। 10 to 20 एंड मोर देन 60 mg CO2 रिलीज पर kg पर आवर। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका ये वाला सेकंड ऑप्शन है ये भी मे बी सही हो सकता है, बट ऑफिशियल आंसर की के अंतर्गत आपका जो है ऑप्शन 4 दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है कि लेस देन 10 दिया गया है कि जो मैंगो है, मैंगो में रेस्पिरेशन रेट लेस देन 10 रहता है, और जो आपका ये स्पिनच है, पालक है, इसमें जो है 20 से 30 तक का रहता है, ठीक है। वैसे तो ये भी एक तरह के पैरामीटर सही है, बट ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आसपास में ही है, मतलब कि अगर देखा जाए तो मैंगो में आपका 10 से कम भी देखा जाता है, जो अगर परफेक्ट कंडीशन में उसे स्टोर करके रखा जाए, ठीक है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में तो इतना बढ़ ही जाता है, 10 से 20 तक की रेस्पिरेशन रेट उसका हो ही जाता है। फिर देखिए, a wet palpates a horse carcass with a ridged ventral surface and bicycle seat shaped dorsal surface. Which carpal is this and what feature confirm its identity? यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए जो क्वेश्चन है आपका ये थोड़ा वेटनरी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया, और उम्मीद है कि आगे ऐसे क्वेश्चन शायद ना पूछे जाएं भाई आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था, देखिए एक पशु चिकित्सक घोड़े के कार्पस को एक रिज्ड वेंट्रल सतह और साइकिल सीट के आकार की पृष्ठीय सतह के साथ स्पर्श करता है। यह कौन सा कार्पल है और कौन सी विशेषता इसकी पहचान की पुष्टि करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर फर्स्ट था यहाँ पर राइट आंसर। पर अब उम्मीद है भी कि इस तरह के क्वेश्चन शायद आपसे ना पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन और भी इस तरह के थे जो थोड़े आउट ऑफ सिलेबस से लगते हैं, यानी कि जिनको कोई पढ़ना नहीं चाहता है और ना ही कोई पढ़ता है इस तरह के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। या अगर पहले से सिलेबस मेंशन होता तब जाकर कुछ और बात होती हुई। चलिए
देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लूकोसिनोलेट्स मेटाबॉलिज्म। यानी कि यहाँ पर जो है ग्लूकोसिनोलेट मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया गया कि कौन सा पेयर जो है यहाँ पर मेजरली ग्लूकोसिनोलेट के मेटाबॉलिज्म के साथ जो है मेल खाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट एंड विनाइल ओजेलो डी निथियोन। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ टेक्नीशियन एड्स 1.5 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड solution to 5 ml of sample to detect hypochlorite and chloramines producing a deep yellow color। देखिए डीप येलो कलर आ रहा है जब जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक टेक्नीशियन के द्वारा 1.5 ml पोटेशियम आयोडाइड जो है 5 ml सैंपल में जो है यहाँ पर डाला जा रहा है, जिसमें वो क्या करना चाह रहा है भाई, वो डिटेक्ट करना चाह रहा है क्लोरीन को। ठीक है, क्या करना चाह रहा है यहाँ पर, सैंपल टू डिटेक्ट हाइपोक्लोराइड एंड क्लोरामाइन्स। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ डीप येलो कलर, और उसमें क्या है, ये एडिशन करने पर जो है वहां पर डीप येलो कलर जो है आ रहा है। एंड व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, तो जो अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन है यहाँ पर कि क्लोरीन उस सोल्यूशन में कितना क्लोरीन जो है प्रेजेंट है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1:2000। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 पार्ट ऑफ क्लोरीन इन 2000 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन जो है यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा कैलकुलेशन लेवल का क्वेश्चन था। बाकी इस तरह के क्वेश्चन हम अगर जरूरत पड़े तो हम जो है इनको कोर्सेज में जो है इनके क्लासेस जो है करेंगे, वहां पर जो इनको प्रैक्टिस करेंगे। बट उम्मीद है इस तरह के जो ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं जिनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए भाई, जो नॉर्मली स्टूडेंट जो है कभी काफी पहले पढ़े हों, ठीक है, तो इन पर जो है आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मेजरली आपका फोकस होना चाहिए जो कंसेप्चुअल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, if the viscosity of skim milk increases while other factors remain constant, how will the rate of change of fat globule density be affected during gravitational separation change। यानी कि यदि देखिए स्किम दूध की जो श्यानता है भाई यहाँ पर, ठीक है, इसकी अगर बात की जाए, अगर बढ़ जाती है जबकि अन्य कारक जो है यहाँ पर स्थिर रहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण परिवर्तन के दौरान वसा ग्लोब्यूल घनत्व के परिवर्तन की दर कैसे प्रभावित यहाँ पर होगी। विस्कोसिटी जो है स्किम मिल्क की, फैट ग्लोब्यूल डेंसिटी वहां पर क्या होगी भाई, बढ़ेगी या घटेगी, ये पूछा जा रहा है कि इट विल इंक्रीज या इट विल रिमेन अनचेंज या इट विल डिक्रीज या इट विल बिकम अनप्रेडिक्टेबल, या जिसे हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, इस तरह की जो है वहां पर वो हो जाएगी। तो इसकी बात की जाए तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर जो विस्कोसिटी है डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाता है, डिक्रीज जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जूस प्रोसेसिंग प्लांट, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसे, जैसे देखिए अ जूस प्रोसेसिंग प्लांट रिक्वायर्स अ प्रेशर filter that maximizes filtration area, allows easy leaf removal and support large scale automation, which system should be selected। यानी कि देखिए क्या है, एक जूस प्रोसेसिंग प्लांट है जो क्या करना चाह रहा है, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसको मैक्सिमाइज करना चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फिल्टर कर सके और अच्छे तरीके से जो है जूसेस को क्या कर सके, फिल्टर कर सके, या लीव्स वगैरह को जो है इजीली वहां पर रिमूव किया जा सके, ऐसी और लार्ज स्केल में वो मशीनरी अपने आप ही ऑटोमेटिक तरीके से काम करती रहे। ऐसी में उसे इनमें से कौन से सिस्टम को जो है अपनाना रहेगा, फिल्टर प्रेस को भी यूज करेगा इन सभी चीजों के लिए, या सिलिंड्रिकल एलिमेंट फिल्टर का इस्तेमाल करेगा, या हॉरिजॉन्टल टैंक वर्टिकल लीफ फिल्टर का जो है वो इस्तेमाल में लाएगा, या हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग लीफ फिल्टर का जो है वहां पर वो इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल टैंक वर्टिकल लीफ फिल्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे फिल्ट्रेशन एरिया भी बढ़ेगा, यानी कि आप ज्यादा अमाउंट में फिल्ट्रेशन कर पाएंगे, लीफ रिमूवल इजीली हो पाएगा और लार्ज स्केल ऑपरेशन जो है ऑटोमेटिक तरीके से चला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए हमारे पास, जूस प्लांट ऑब्जर्व इंक्रीज्ड लिमोनिन लेवल आफ्टर स्टोरेज डिस्पाइट यूजिंग स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्शन, विच इंटरवेंशन बेस्ट प्रिवेंट दिस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि देखिए जूस प्लांट में क्या हो गया, एक तरह से अगर लिमोनिन कंटेंट अगर बढ़ जा रहा है, अगर उसमें वृद्धि देखी गई है, तो इनमें से कौन सा क्रियाकलाप किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से इसको जो है बचा लेगा, ठीक है, इसको प्रिवेंट कर लेगा, ये नहीं होने देगा।
रेज जूस पीएच अबव 4, या अवॉइड एक्सेस रैग और पल्प एक्सट्रैक्शन, एड पैक्टिक एंजाइम, और यूज पॉलीएमाइड पाउडर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या किया जा सकता है भी इससे बचने के लिए, लिमोनिन लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमें जो है क्या करना है, पीएच को जो है रेज कराना है। यहाँ पर 4 से ऊपर ऊपर ही जो है हमारा पीएच वहां पर रहना चाहिए जूसेस का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते, देखिए यहाँ पर अ जूस फैसिलिटी वांट्स टू अपग्रेड फिल्ट्रेशन। ये देखिए सिमिलर वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। फिर से यही क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ है भाई, ठीक है। एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था पूरे एग्जाम में जो देखा गया, जो रिपीट हुआ है, फिर से पूछा गया। अभी भी यही पूछा गया था, बट क्वेश्चन घुमा दिया गया है, ऑप्शन वही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर चेंज कर लिया गया कि जूस फैसिलिटी वांट टू अपग्रेड फिल्ट्रेशन हायर थ्रोपुट द एंड ऑटोमेशन बट हैज लिमिटेड फ्लोर स्पेस, ठीक है। कम जगह है बट वो ज्यादा से ज्यादा जो है ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं वहां पर, तो कौन सा सिस्टम उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल टैंक वर्टिकल लीफ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, हॉरिजॉन्टल टैंक वर्टिकल लीफ फिल्टर, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की। ये देखिए कि आपका जो है फार्म पावर मशीनरी से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पूछना ही था तो वही यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता था, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बेसिक सी चीज कुछ पूछी जा सकती थी, क्योंकि फूड वाले बच्चे तो इंजन के बारे में कहाँ ये पढ़ेंगे इतना ज्यादा भी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये इंजन के क्वेश्चन जो पूछा गया ये थोड़ा ज्यादा, या तो बीएचपी ही पूछ लिया जाता, ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता था, बट ये न्यूमेरिकल लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया गया। चलिए देखिए इसका जो आंसर रहेगा, कैलकुलेशन हम करेंगे, क्लासेस जो हमारी रहेंगी, ठीक है, उसमें हम इसमें कैलकुलेशन भी इसकी जरूर करेंगे, ठीक है। इसका आंसर रहता आपका 667, ठीक है। एक बार देख लेंगे कैलकुलेशन, बाकी उम्मीद नहीं है कि भाई फिर से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चन जो फूड वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल अलग ही लगेंगे भाई यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेसिपिएंट काउ ऑन डे 12 आफ्टर एस्ट्रस हैज अ प्रोगेस्टेरॉन concentration of 4.2 mg per ml एंड हैज कंप्लीटेड 2 gestations, ठीक है। 2 gestation पीरियड कंप्लीट कर चुकी है भाई काउ, एंड बेस्ड ऑन द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज दिस काउ सुटेबल एज अ रेसिपिएंट फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। यानी कि जो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक रहती है MOET, वो अगर करवाना चाह रहे हैं हम गाय में तो उसकी ये कंडीशन बताई गई है, ठीक है। ये कंडीशन बताई गई है कि जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है उसमें हार्मोन का वो जो है 4.2 mg पर ml है। तो क्या ये फिट है भाई, कि क्या ये फिट है कि जिसमें MOET कराया जा सकता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाँ कराया जा सकता है भी, सारे के सारे क्राइटेरिया सही है, या प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है काफी कम है, या प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है बहुत ज्यादा है, या इनसफिशिएंट गेस्टेशन हिस्ट्री जो है यहाँ पर उसकी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा कि ये सारे के सारे क्राइटेरिया जो है सही हैं, और अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है कोई काउ तो उसमें जो है MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारे पास, इन वेटनरी एनाटॉमी विच मसल इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डुअल एक्शन ऑफ एक्सटेंडिंग द नेक व्हाइल आल्सो पुलिंग द सर्वाइकल एंगल ऑफ द स्कैपुला इन अ क्रेनियल डायरेक्शन। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये भी जो है काफी अलग क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिला था, बिल्कुल अलग लेवल का क्वेश्चन था भाई। यहाँ पर वेटनरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ये ऐसे भी 4 से 5 क्वेश्चन लगभग हमें यहाँ पर देखने को मिले जो बिल्कुल जो है वेटनरी के थे, ठीक है, जो अक्सर काफी कम लोग जो है पढ़े होंगे कभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास होगा सीरेटस सर्वाइसिस जो है राइट आंसर यहाँ पर रहेगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, if a coconut nursery manager observes that weed growth remain high despite regular hand weeding, which intercultural practice could be introduced to improve weed control and provide additional green manure। यानी कि देखिए एक नर्सरी ग्रो करता है नारियल की, एक फार्मर है जो नारियल की नर्सरी ग्रो करता है, तो उसने देखा कि बीच में जो है उसमें काफी ज्यादा वीड देखे जा रहे हैं, ठीक है। क्या किया जा रहा है भाई, वहां पर वीड काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं, और वो हैंड वीडिंग रेगुलरली जो है क्या है वहां पर करता है, बट करना नहीं चाह रहा है। इंटरकल्चर ऑपरेशन हम ऐसा वहां पर क्या करें, ऐसी क्या चीज वहां पर की जाए कि जिससे ये जो वीड कंट्रोल है ये भी हो जाए, खरपतवारों का नियंत्रण भी हो जाए, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो एडिशनल ग्रीन मेन्यूर है, हरित खाद भी जो है यहाँ पर मिल जाए भाई, उन पौधों के लिए हरित खाद भी उपलब्ध हो जाए।
तो इसमें अगर हम बात करें, देखिए जो ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहां पर रहेगा कि हम क्या करेंगे, सन हेम्प को ग्रो करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या किया जाएगा अभी यहाँ पर, जो सन हेम्प है उसको 2 बार हम यहाँ पर ग्रो करेंगे और हार्वेस्ट करेंगे, फ्लावरिंग स्टेज से पहले किया जाता है। ग्रीन मैन्यूरिंग का मतलब क्या हुआ, हरित खाद है, यानी कि उसकी जो हार्ड और जो फ्लावरिंग स्टेज होगी, ठीक है, जब पौधा बिल्कुल हार्ड होने लग जाता है, उसमें फूल आने लग जाते हैं, उससे पहले पहले उसकी वेजिटेटिव स्टेज में ही हम उसको जहां उगाया है वहीं पर उसको जो है क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, और उससे फिर पोषक तत्व क्या होंगे, मिट्टी में मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर किया जा सकता है, सन हेम्प यानी कि क्रोटोलेरिया जिसे हम कहते हैं, इसको जो है इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ठीक है, और ये हरित खाद के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है, सन हेम्प हो गया, ढेंचा हो गया, तो ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। At which stage of callus culture are adventitious organs induced by transferring the callus to a new medium containing specific growth regulators? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन है और हमने इसके बारे में बात की है, क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए स्टेजेस दी गई है और पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें ऑर्गन्स सिस्टम जो है डेवलप होने लग जाते हैं और फिर हमें जो है हाई साइटोकाइनिन और हाई ऑक्सिन के सॉल्यूशन में जो है क्या करना रहता है, उसे ट्रांसफर करना रहता है। ठीक है, किसको, जो हमने कैलस पहले लगाया है, ठीक है, जो सेल हमने पहले ग्रो किया, जब उसमें ऑर्गन्स आना लग जाए और प्रॉपर्ली उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम उसे ट्रांसफर करते हैं, तो वो किस स्टेज में किया जाता है, दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेंगे जिसमें हार्मोन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का अच्छी मात्रा होगी। स्टेज 1 में ऐसा करते हैं, सेकंड में करते हैं, थर्ड में करते हैं, या ऐसा किया ही नहीं जाता? तो किया तो जाता है भाई ऐसा। तो कब करते हैं, स्टेज 1 में किया जाता है यहाँ पर आपका, कि हम जो है एस्टेब्लिश करेंगे भाई, जो भी हमने कैलस वगैरह सेल वगैरह है उसको हम क्या कराएंगे, एस्टेब्लिश कराएंगे, उसको जो हम एक तरह से मीडियम में रखेंगे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जिसे कह दिया। फिर वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा, और स्टेज सेकंड में जो है वहां पर जब उसमें हम ग्रोथ ज्यादा देखेंगे तो स्टेज सेकंड में उसे क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, स्टेज सेकंड। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। स्टेज सेकंड में किया जाता है ट्रांसफर उसे दूसरे रिच मीडिया में, जिसमें जो है न्यूट्रिएंट भी रिच हो, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन भी रिच अमाउंट में हो। इसके बाद आता है थर्ड। थर्ड स्टेज में जो है क्या होती है, उसकी प्रॉपर एलोंगेशन होती है। ठीक है, क्या होती है, थर्ड स्टेज में जो है एलोंगेशन देखी जाती है, कि जो हमने सेकंड स्टेज में ट्रांसफर किया है रिच सॉल्यूशन वाले में, तो यहाँ पर वो प्लांटलेट बनना जो है शुरू हो जाता है उससे। ठीक है, क्या बनना शुरू हो जाता है, प्लांटलेट फॉर्मेशन जो है शुरू हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे पौधे बनने जो है शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद की स्टेजेस में क्या किया जाता है, उसको फिर वापस से क्या किया जाता है भाई, वापस से उसको एक जैसे हार्डनिंग जिसे हम कहते हैं, हार्डनिंग की जाती है, यानी कि उसको फिर सॉइल में या पॉली हाउसेज में पहले लगाया जाता है, और पॉली हाउसेज के बाद जो है उसको सॉइल में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वो फिर क्या होगी, एक्लिमेटाइजेशन जिसे हम कहते हैं या हार्डनिंग कहते हैं। हार्डनिंग यानी कि पहले उसको हम थोड़ा थोड़ा धूप में रखा करेंगे, बाहर के एनवायरनमेंट में रखा करेंगे, फिर जब वो ट्रांसप्लांटिंग लायक हो जाएगा तो उसकी एक्लिमेटाइजेशन कर दी जाएगी, ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाएगी, फिर वो एक्लिमेटाइज करेगा, वहां की परिस्थितियों में ढलेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अ फार्मर स्टोर अनराइप ग्रीन बनानास इन अ रेफ्रिजरेटर एट 5 डिग्री सेल्सियस टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस ऑफ दिस एक्शन? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि जो फार्मर है वो ना पके हुए, ठीक है, जो अनराइप हैं, जो पके हुए नहीं है, ऐसे हरे ही केलों को, बनानास को क्या करता है, रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री सेल्सियस में स्टोर कर देता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए भाई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो इस कंडीशन में रखने से जो है उनमें क्या एक्टिविटी देखी जाएंगी उन बनाना में, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि वहां पर देखा जाएगा इरिवर्सिबल डिसरप्शन, यानी कि अब ऐसा नहीं कि वो और ज्यादा अनपके होते जाएंगे भाई, तो वो नहीं होगा। ठीक है, अधपके होते जाएंगे, नहीं होंगे, तो इरिवर्सिबल डिसरप्शन देखी जाएगी, और राइपनिंग एंड फेलियर टू सॉफ्ट। ठीक है, राइपनिंग नहीं होगी और ना तो उसमें सॉफ्टनिंग होगी, तो इस तरह से उसकी शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंसिक्वेंसेस देखे जाएंगे अगर ऐसे टेम्परेचर में उसे क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, यानी कि फिर शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ गई क्योंकि राइपनिंग रुक गई। नेक्स्ट है देखिए, अ मैंगो ऑर्चर्ड नियर अ ब्रिक किल्न शो फ्रूट विद ब्लैकेंड डिस्टल एंड्स। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता था, सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते थे तो काफी इजी हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना दिया भाई, थोड़ा इसको घुमा करके थोड़ा टफ बना दिया गया। ठीक है, जैसे ब्रिक किल्स यानी कि जो ईंट की भट्टियां होती हैं, अभी ईंट की भट्टियों के आसपास अगर कोई आम का बगीचा आपने देखा होगा
तो उसमें अक्सर एक डिसऑर्डर लगता है जिसे हम ब्लैक टिप डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई इसे? ब्लैक टिप डिसऑर्डर कहा जाता है। यानी कि जो मैंगो है, देखिए मैंगो जो है इस टिप वाले पोर्शन से, इस टिप वाले पोर्शन से ब्लैक सा हो जाता है, ब्लैकनिंग उसकी हो जाती है, क्योंकि इस अगर देखा जाए तो वहां से जो है कुछ हार्मफुल गैसेस जो है उठती हैं ब्रिक से जो है, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग गैसेस उठती है, तो वो जो है इसको क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, तो वो उसका रीजन माना जाता है। तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाए भाई, क्या किया जा सकता है? स्प्रेइंग ऑफ बोरेक्स सॉल्यूशन, कि हम बोरेक्स सॉल्यूशन जो है पी स्टेज पे, यानी कि जब जो है मटर की फली की तरह बिल्कुल छोटा सा जो है वो आम हो, या इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इरिगेशन को हम ज्यादा बढ़ा दें भाई, सिंचाई करना ज्यादा कर दें, बढ़ा दें, या ग्रोथ रेगुलेटर जैसे NA कर दें भाई, फ्रूट सेट के टाइम पे ये छिड़काव कर दें, या विंड ब्रेक जो है हम सारे सारे ऑर्चर्ड के आसपास में लगा दें। देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे जो बोरेक्स सॉल्यूशन है, क्योंकि बोरोन की डेफिशिएंसी से भी ये देखा जा सकता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोरोन का छिड़काव करेंगे, बोरेक्स का छिड़काव करेंगे पी स्टेज पे, ताकि फ्रूट जो है हार्ड बने और उसका उस पर कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए अ फार्मर फीड्स ओट हे विद हाई नाइट्रेट कंटेंट टू कैटल लीडिंग टू सिम्टम्स ऑफ ऑक्सीजन डेप्रीविएशन, व्हाई डज दिस अकर डिस्पाइट नाइट्रेट इटसेल्फ बीइंग नॉन टॉक्सिक? जैसे नाइट्रेट अगर कंज्यूम कर ले भाई, तो वो तो क्या रहेगा, नॉन टॉक्सिक रहेगा, क्योंकि हरा चारा है तो उसमें क्या है भाई, आपका क्लोरोफिल है, नाइट्रेट तो होगा, अमोनिया होगा, अमाइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो वो तो नॉन टॉक्सिक रहता वैसे, बट क्या किया, ओट है जब खिलाया गया कैटल को, तो उसमें ऑक्सीजन की डिप्लीशन देखी गई, कमी देखी गई, ऑक्सीजन में उसमें कमी आ गई। तो वो क्यों हुआ, ऐसी क्या एक्टिविटी वहां पर देखी गई? देखिए, नाइट्रेट डायरेक्टली डैमेजेस ह्यूमन एपिथेलियल सेल, कि ह्यूमन की जो वॉल वाली सेल है, एपिथेलियल वाली जो सेल्स हैं, उनको डैमेज कर दिया भाई नाइट्रेट ने, डायरेक्ट ही डैमेज कर दिया। जो उसका स्टमक है, ठीक है, स्टमक का जो पार्ट है ह्यूमन, जो सबसे बड़ा भाग होता है उनमें। इसके बाद ह्यूमन माइक्रोब कन्वर्ट नाइट्रेट टू टॉक्सिक नाइट्राइट, कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में जो माइक्रोब पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं, वो उस नाइट्रेट को टॉक्सिक नाइट्राइट में बदल देते हैं, जिस कारण से जो है वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अभी। या नाइट्रेट बाइंड्स इरिवर्सिबली टू हीमोग्लोबिन, या जो नाइट्रेट है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर बाइंड कर जाता है। या इसके अलावा जो है ओट ही कंटेन कंकरेंट माइकोटॉक्सिन कंटेमिनेशन, या उसमें जो है फंगस का कोई कंटेमिनेशन देखने को हमें मिलता है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि र्यूमन माइक्रोब कन्वर्ट नाइट्रेट टू टॉक्सिक नाइट्राइट। ठीक है, ये जो र्यूमन में पाए जाने वाले, र्यूमन चैम्बर जो है स्टमक का, उसमें पाए जाने वाले जो माइक्रोब है, वो उस नाइट्रेट को, जो चारे में नाइट्रेट था, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉइजनस नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, पॉइजनस तो नहीं कह सकते, टॉक्सिक कह सकते हैं, कि जो उनमें थोड़ा टॉक्सिकेशन करेगा भाई। ठीक है, टॉक्सिक कंपाउंड के फॉर्म में जो है वहां पर क्या करेगा, ये काम करेगा नाइट्राइट, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन की कमी वहां पर देखी जाएगी। ठीक है, तो ये रीजन रहता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हमारे पास, ये भी आपका थोड़ा अलग सा क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस सा क्वेश्चन देखा गया। दो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, खरगोश के स्केपुला में एक्रोमियन प्रक्रिया चौड़ी होती है और मेटाक्रोमियन प्रक्रिया के रूप में जो है पीछे की ओर फैली होती है। दूसरा कथन कह रहा है कि मुर्गी में स्केपुला लंबा होता है और शेरुक स्तंभ के समानांतर होता है, और कैरॉइड और फर्क्यूलम के साथ एक फॉर्मन ट्रायोसियम बनाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन से कथन जो है सही है? तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, एक स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, पहली ही सही है या दूसरी ही सही है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट्स क्या रहती हैं, आपकी राइट रहती हैं। ठीक है, क्या है भी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर राइट है, तो ये आंसर रहता है। बाकी देखिए, उम्मीद तो नहीं की जा सकती भाई कि अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एक बार अपने आप जो है उन्होंने देख लिया कि जो लिमिट थी, एक जो आपके 60% की लिमिट थी, स्टूडेंट नहीं पहुंच पाए, तो इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से जो है यही एकमात्र जो है वहां पर क्या था, रीजन था कि नहीं पहुंच पाए भाई उस लिमिट तक। ठीक है, तो उम्मीद है अब ऐसे क्वेश्चन शायद ना हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था, कि स्टेटमेंट 1 थी, ये तो चलिए आपका फूड टेस्टिंग रिलेटेड ही है। ठीक है, जैसे कि फॉर द जर्बर मेथड सल्फ्यूरिक एसिड विद डेंसिटी ऑफ 1.8072 टू 1.812 ग्राम पर ml एट 27 डिग्री सेल्सियस
ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू 90 to 91% बाय वेट इज रिक्वायर्ड, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी है कि अमाइल अल्कोहल यूज्ड फॉर टेस्टिंग मिल्क should be furfural free and have a density between 0.808 to 0.818 ग्राम पर ml at 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी गलत है, इस तरह से जो है यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो हम मेथड की यहाँ पर बात करते हैं, देखिए मेथड यहाँ पर पूछा गया आपसे जर्बर मेथड, तो ये मिल्क फैट को एनालाइज करने का जो आपके पास क्या रहता है, मेथड रहता है। ठीक है, मिल्क फैट एस्टिमेशन का मेथड है ये, मिल्क फैट एस्टिमेशन। ठीक है, मिल्क फैट एस्टिमेशन का आपके पास जो है ये मेथड रहता है। ओके, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है आपके क्या है यहाँ पर सही रहती हैं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, ये भी फूड रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। घी सैंपल फ्रॉम केरला has 0.6% moisture and a Richard value of 28. Why does it fails FSSAI compliance? यानी कि यहाँ पर दिया गया कि जो केरला से एक मिल्क सैंपल है भाई, ठीक है, एक घी का सैंपल जो है एक कलेक्ट किया है, जिस सैंपल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो है 0.6 और जो रिचर्ड वैल्यू है उसकी वो है 28। ठीक है, क्या है जो रिचर्ड वैल्यू, यानी कि जो वॉलेटाइल फैटी एसिड्स की अमाउंट होता है उसे रिचर्ड वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिचर्ड वैल्यू। कौन से? जो वॉलेटाइल फैटी एसिड्स रहते हैं। ठीक है, जो वॉलेटाइल वॉलेटाइल फैटी एसिड्स। ठीक है, वॉलेटाइल फैटी एसिड्स जो होते हैं, जैसे कि आपका ब्यूटेरिक एसिड हो गया भाई, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड हो गया, या इसके अलावा आपका क्यूप्रिक एसिड हो गया, ठीक है, या कैप्राइलिक एसिड हो गया, जो मिल्क फैट में पाए जाते हैं, अक्सर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हाईली वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, हाईली वॉलेटाइल फैटी एसिड इन्हें कहा जाता है। ये किस में ज्यादा रहेंगे? जो नेचुरल होगा भाई, जो नेचुरल कंपाउंड होगा उसमें ये ज्यादा होंगे, बाकी जो दूसरे घी होंगे, वेजिटेबल ऑयल वगैरह होंगे, तो उसमें ये नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उसमें पहले ही प्यूरिफिकेशन हो चुकी है, तो वॉलेटिलाइजेशन हो चुकी है। तो नेचुरल जो है ये घी जो है, ठीक है, इसमें हमें ज्यादातर ये जो है देखने को मिलते हैं। जो प्योर होगा उसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, बाकी जो मिलावटी होगा उसमें नहीं देखने को मिलेंगे ये। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रिचर्ड वैल्यू तो ठीक है, ठीक है, रिचर्ड वैल्यू जो है यहाँ पर सही मेंशन की गई है, जो दी गई है रिचर्ड वैल्यू इतनी ही रहती है आपकी घी के लिए, 24 to 33 रहती है बटर फैट के लिए, और आपका 26 to 32 रहती है ये घी के लिए। ठीक है, कितनी रहती है? 26 से 32 तक की, 26 से 32 तक की। तो ये तो ठीक है कि इस वैल्यू के बीच में आ रहा है, तो इससे तो ये बाहर नहीं हो रहा है। तो फेल क्यों हुआ ये एफएसएसएआई के अकॉर्डिंग? क्योंकि यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आया 0.6, बट एफएसएसएआई के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? रिचर्ड वैल्यू तो आपकी सही है, बट जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है? 0.6 है, तो ये 0.5 को एक्सीड कर जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो इस कारण से जो है ये एफएसएसएआई के अकॉर्डिंग फेल कर जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कि विच फूड एडिटिव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्राउन एल्गी मैक्रोसिस्टिस पाइरिफेरा it is utilized both to suspend pulp in fruit drinks and as a primary ingredient in dairy beverages। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा फूड एडिटिव है कि जो एक ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है, एक शैवाल से निकाला जाता है, जो भूरी शैवाल होती है उससे निकाला जाता है। शैवाल का नाम दिया गया है यहाँ पर मैक्रोसिस्टिस पाइरिफेरा। ठीक है, और इसको यूज में लाते हैं पल्प में, जो है फ्रूट ड्रिंक्स में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है पल्प को प्रॉपर्ली सस्पेंड करने के लिए, और इसके अलावा जो है ये डेयरी बेवरेजेस में भी एक मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल में लाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कौन सा है भाई वो? जिलेटिन ऐसा है, पेक्टिन है, या अल्जिनेट्स हैं, या कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज है? बताइए कौन सा कंपाउंड रहेगा हमारे पास यहाँ पर? तो कंपाउंड रहेगा आपके पास अल्जिनेट्स। ठीक है, कौन सा रहेगा? एल्जिनेट्स जो कंपाउंड है ये निकाला जाता है ब्राउन एल्गी से, मैक्रोसिस्टिस पाइरिफेरा से, और इसको फिर इस्तेमाल में लाया जाता है फ्रूट ड्रिंक्स में पल्प सस्पेंशन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें प्राइमरी इंग्रेडिएंट है ये डेयरी बेवरेजेस के लिए भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है भाई, ध्यान रखना इन चीजों पे। अगली बात करते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास यहाँ पर
व्हाट इज एडिड टू फोर्टिफाइड बनाना पाउडर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू प्रिवेंट डार्कनिंग। देखिए जो फोर्टिफाइड बनाना पाउडर है वो डार्क ना पड़े, ठीक है, उसकी डार्कनिंग ना हो, इसलिए उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव जो है ऐड किया जाता है, सिट्रिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या पोटेशियम सॉर्बेट या कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वहां पर ऐड किया जाता है। क्या रहता है? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉइल साइंस का क्वेश्चन है भाई, पार्टिकल डेंसिटी बल्क डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि सॉइल सैंपल हैज अ बल्क डेंसिटी ऑफ 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पार्टिकल डेंसिटी है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पोरोसिटी परसेंटेज यहाँ पर निकालना है कि पोरोसिटी कितनी परसेंट जो है उसमें देखने को मिलेगी, यानी कि पोर स्पेस खाली जगह कितनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास बल्क डेंसिटी है 1.6 ग्राम। बल्क डेंसिटी का मतलब होता है पोर स्पेस प्लस पार्टिकल, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल सॉइल का। उसके अलावा जो हमारे पास पार्टिकल डेंसिटी है, पोर स्पेस को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसको जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है पोरोसिटी का, 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, मे भी अगर पूछे जाए ऐसे क्वेश्चन फिर से तो ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है। जो पोरोसिटी है भाई, ठीक है, पोरोसिटी रहती है 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो ये हमारे पास रहता है। अगर देखिए फॉर्मूला में ये पुट कर लिया जाए, अगर आप भी करेंगे तो देखिए क्या रहेगा हमारे पास, 1.6 अपॉन 2.8, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1.6 अपॉन 2.8 इंटू 100। ये क्या रह जाएगा हमारे पास, ये हमारा वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम बात करें देखिए नेक्स्ट, तो लगभग जो वैल्यू रहेगी हमारे पास 0.5714 आएगी यहाँ पर, ठीक है। अगर हम 1.6 अपॉन 2.8 करें तो 0.574 के आसपास, 14 के आसपास की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर इससे एक माइनस कर लिया जाए भी, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, तो अगर हम बात करें इसका, ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, कितना देखने को मिलता है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, अगर आप माइनस करते हैं ये तो आपके पास लगभग यहाँ पर आ जाता है 0.428 समथिंग, ठीक है। ये वैल्यू आपको जो है यहाँ पर 2428, ये जो है इस तरह की वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, जब आप माइनस करेंगे इसे, ठीक है, ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। 200 करते हैं तो लगभग आपको कितना आ जाता है, 42.8, या सिंपली हम कह सकते हैं या 42.9 समथिंग, ठीक है। तो इसके पास की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी आपसे, ठीक है, तो आसपास की वैल्यू जो है यहाँ पर पूछी गई थी, एकल दशमलव बिंदु तक जो है पूर्णांकित करें तो लगभग जो है आपका 42.9% तक जो है यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है। कितना है? 42.9%। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की। देखिए ये भी मशीनरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इन अ ट्रैक्टर टर्निंग ऑन अ कर्व हाउ डज द डिफरेंशियल यूनिट बैलेंस टॉर्क एंड व्हील स्पीड टू प्रिवेंट स्लीपेज। देखिए एक ट्रैक्टर को मोड़ते समय जो डिफरेंशियल यूनिट फिसलन को रोकने के लिए जो है टॉर्क और व्हील स्पीड को कैसे संतुलित करती है। तो वो मैकेनिज्म आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैसे जो है वो संतुलित होते हैं, जब भी ट्रैक्टर मुड़ता है तो वो पलटने से किस तरह से जो है बच जाता है, एक तरह से अगर हम सिंपल इस क्वेश्चन को समझें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल यूनिट रहती है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो जो डिफरेंशियल यूनिट है वो बैलेंस किस तरह करती है, वो करती है अलॉट डिफरेंट रोटेशन स्पीड फॉर रियर व्हील, ठीक है। जो स्पीड रहती है जब घूमेगा तो जो घूम रहा होता है, ठीक है, जैसे ये है एक व्हील ये हो गया, एक व्हील ये हो गया, ऐसी बात पूछी जा रही थी यहाँ पर। अगर इस साइड को देखिए, अगर हम टर्न लेते हैं इस साइड को तो इस पहिए की स्पीड ज्यादा होगी और इस पहिए की स्पीड जो है कम रहती है, थोड़ा बहुत अपनी ही जगह पर घूमेगा भाई, अपनी जगह पर घूमेगा, ये जो है पूरा टर्न लेगा, अगर ऐसे टर्न लेनी है पूरी हमें, ठीक है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और इसकी स्पीड जो है कम रहेगी। तो डिफरेंशियल यूनिट जो है दोनों टायरों की स्पीड को अलग अलग यहाँ पर क्या करता है, मेंटेन करता है, जिस कारण से ये पलटता नहीं है, ठीक है। अगर दोनों की स्पीड जो है बिल्कुल सेम रहे, इतनी ही स्पीड में ये भी घूमे तो बिल्कुल पलट जाएगा ये बाहर के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे भैया आपसे यहाँ पर। आगे देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये। A dairy manager in Rajasthan find cow have low conception rate each summer, even with timely artificial insemination (AI). Which strategy best addresses heat stress related infertility? देखिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा गया कि राजस्थान में एक डेयरी मैनेजर है भाई, ठीक है, जो डेयरी प्लांट चलाते हैं, और उनमें देखा उन्होंने कि समर के टाइम पर जो कंसेप्शन रेट है वो काफी कम रहता है, ठीक है, जो जेस्टेशन पीरियड में नहीं आ पाती हैं जो गाय रहती हैं, ठीक है, या जो डेयरी एनिमल उनके रहते हैं, बल्कि वो अच्छे से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कराया था बट वो कंसीव नहीं कर पाती फिर भी। तो इसमें देखा जाए तो ये जो हीट स्ट्रेस है वो यहाँ पर रिलेटेड है उनकी इनफर्टिलिटी से, कंसेप्शन ना कर पाने से। तो कौन सी स्टेटमेंट इसको सही से एक तरह से दूर करने के लिए हमारे लिए यहाँ पर एक जो है मेथड रहेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास रहेगा कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक अपनाई जाए भाई वहां पर, ठीक है, क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक अपनाई जाए, कूलिंग जो है वहां पर प्रॉपरली उनके लिए मेंटेन की जाए, और जो हीट सेंसिटिव स्टेजेस हैं उनसे जो है बचा जा सके, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर हीट सेंसिटिव स्टेज हो उस समय उनकी ज्यादा सही से देखभाल की जाए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपके पास, विच स्ट्रक्चर विद इन द टेस्टिस सर्व एज द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड द एफरेंट डक्ट्यूल्स लीडिंग टू द एपिडेमिस। तो ये भी आपके पास जो क्वेश्चन था थोड़ा अलग ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था भाई, ठीक है, बिल्कुल जो है ये मेडिकल बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ गया था आपके पास पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन कि वृषण के भीतर कौन सी संरचना जो है शुक्र नलिकाओं और अधिवृषण की ओर जाने वाली अपवाही नलिकाओं के बीच सीधे संबंध के रूप में जो है यहाँ पर कार्य करती है, कनेक्शन के रूप में जो है यहाँ पर कार्य करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। रेट टेस्टिस नामक जो कनेक्शंस है वो यहाँ पर देखे जाते हैं इन बिटवीन, ठीक है। तो ये रहता भी आपका अपेडा का जो अभी आपका एग्जाम हुआ था 2025 में, ठीक है। अब इसकी री नोटिफिकेशन भी आ गई है, तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए भाई, और समय समय के लिए आपके लिए गाइडेंस वीडियो इसके लिए हम लाते रहेंगे। बाकी आपने कंप्लीट देखा और इसको हमने कंप्लीटली एनालाइज किया इस एग्जाम को, ठीक है, डीपली हमने देखा कि क्वेश्चन जो है किस तरह के आपके थे, हमने क्वेश्चन को समझा, कहाँ से पिक किए गए थे, ये हमने कंप्लीटली यहाँ पर जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि काफी हेल्पफुल जो है ये वीडियो आपके लिए जो है रही होगी। तो इस तरह से देखिए इस पेपर को एनालाइज करने से हम ये समझ गए कि जो क्वेश्चंस थे थोड़े सही में कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए थे, जो नहीं पूछे जाने चाहिए थे। अगर हम बात करें जो सिलेबस मेंशन था अभी एग्री एक्सपोर्ट था, तो एग्री एक्सपोर्ट का पूछा जाता, प्रोडक्ट का यहाँ पर कोई नहीं देखा गया, प्रोडक्शन रिलेटेड किसी का नहीं देखा गया, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, कितनी क्वांटिटी में क्या रहता है, वो कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था। बिल्कुल अलग ही थोड़ा हाई लेवल का ये एग्जाम आपका हो गया था यहाँ पर। बट अभी हमने यहाँ पर देख लिया कि जो प्रीवियस पैटर्न है और अभी का जो पैटर्न है, कुछ क्वेश्चन उसमें हमने सिमिलर पाए। तो वो जो सिमिलर क्वेश्चन वाले हमने यहाँ पर देखे तो उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपके अक्सर ही बनते हैं, जैसे प्लांटिंग सिस्टम हो गया या आपका टिश्यू कल्चर हो गया, ठीक है। तो ये जो ऐसी फील्ड है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है अपेडा का, उसके जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, उन अथॉरिटीज पर थोड़ा ध्यान दें, पर्सनल्स पर थोड़ा ध्यान दें, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहती है, ये चीजें देखिए। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, हमने कोर्स में भी ऐसे इनके बारे में इसलिए हमने वहां पर भी स्टडी किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ काफी हेल्पफुल आपके लिए जो है ये वीडियो रही होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।